नमस्कार, मेरा नाम गुणेश जगताप है। मैं आपको सीबीएसई संस्कृत पाठ्यक्रम शेमोशी पार्ट 2 ये 10वीं कक्षा के नए सिलेबस रिवाइज सिलेबस के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो संस्कृत पाठ्यक्रम जो सीबीएसई ने दिया है उसका कोड है 122, कक्षा 10वीं। और वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार से है ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं गत वर्ष मतलब लास्ट ईयर का किस प्रकार से सिलेबस का अभ्यास हम करते थे। लास्ट ईयर में हमें 4 खंड थे, खंड क, ख, ग और घ। तो 4 खंड में से हमें पहला खंड होता था अपठित उद्बोधनम का, जिसमें अनसीन पैसेज दिया रहता था 10 गुणों के लिए। उसके बाद रचनात्मक कार्य खंड घ ख में इसमें हमें पत्र लेखन, औपचारिक, अनौपचारिक और चित्र वर्णन, और बाद में उन्होंने ऐड किया था अनुवाद। ये था हमें लगभग 15 गुणों के लिए। उसके बाद 25 मार्क के लिए 25 गुणों के लिए खंड ग होता था, जिसमें व्याकरण आधारित प्रश्न थे। और बाद में पठित गद्यांश से संबंधित खंड घ ये हमें दिया गया था। लेकिन अभी के जो बदलाव है, चेंजेस है, इसमें 2 ही पार्ट उन्होंने किए, भाग अ और भाग आ, ये दोनों का उन्होंने यहाँ पर नियोजन किया है। इसमें उन्होंने अ भाग को 40 गुण दिए हैं, आ भाग को 40 गुण दिए हैं, और दोनों में व्याकरण और पठित गद्यांश समाविष्ट कर दिया है। जैसे शुरुआत में हम देख रहे हैं संधि कार्यम। संधि कार्यम में हमें 10वीं कक्षा के लिए सिर्फ व्यंजन संधि और उसके भेद थे। तो व्यंजन संधि में कुछ भेद उन्होंने कम कर दिए। सिर्फ यहाँ पर वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तन और प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण परिवर्तनम, ये संधि आपको 2 गुणों के लिए आ सकती है, जिसके पर्याय के साथ अब उसको उत्तर सहित लेखन करना है। इसके साथ विसर्ग संधि का भी समावेश किया गया है, जिसमें उत्व और विसर्ग स्थान पर स, श, श ये यहाँ पर निर्माण होता है। तो ये भी 2 गुणों के लिए आपको होगा। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये दोनों मिला के कुल आपको 4 गुण, 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और सबसे सेकंड टॉपिक है जो विद्यार्थी कक्षा 7, 8 और 9 में अच्छे से पठन करते हैं, वही मतलब समास। वाक्येषु समस्तपरक विग्रह करना, अलग करना या समास तैयार करना, इसको 4 गुण दिए जाएंगे। गत वर्ष के इसमें समास में द्वंद्व समास के पूरे भेद थे, बहुव्रीहि समास के पूरे भेद थे, लेकिन इस बार तत्पुरुष विभक्ति समास, ये अविभाव समास, अनु, उप, सह, नीर, प्रति, यथा। द्वंद्व समास में केवल इतरत्र द्वंद्व समास यहाँ पर रहेगा। बाकी जो समास की रचना है ये इस वर्ष में 2020-21 के अभ्यासक्रम में समाविष्ट नहीं है। उसके बाद व्याकरण विभाग में प्रत्यय में कुल मिला के हमें 6 प्रत्यय दिए गए थे। मतुप, त्व, तल, ठक और श्री प्रत्यय में टाप और निप। इसमें से 3 प्रत्यय कम कर दिए। तदिता प्रत्यय में मधुप और त्व ही रखा है और श्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय रखा है। कुल मिला के 4 गुणों का ये प्रश्न प्रत्यय का में आता है। इसके बाद वाच्य परिवर्तन के लट लकार के कर्तृपद, कर्म और क्रिया, इससे आधारित वाच्य परिवर्तन ये हमें अभ्यास करना है। वाच्य परिवर्तन में कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसका हम अभ्यास करते। तो इसमें केवल लट लकार के वाक्य आपको 3 गुणों के लिए आ सकते। इसके लिए आपको वाच्य परिवर्तन का उसी पद्धति से आपको अच्छे से अभ्यास करना है। समय लेखन में कोई ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है। समय लेखन वैसे के वैसे रखा गया है। सामान्य समय मतलब 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, इसको सामान्य समय कहा जाता है। 15 मिनट के लिए, जैसे सपाद के सपाद 1 वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, चतुर्वादनम, जैसे आपको उच्चारण करना है। आधे घंटे के लिए 30 मिनट के लिए सार्थ 1 वादनम, सार्थ द्विवादनम, सार्थ त्रिवादनम, इस प्रकार से आपको संख्या का उच्चारण करना है। पादोन 45 मिनट्स के लिए, और जैसे 145 तो पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम,
2:45। इस प्रकार के समय के 4 पद्धति से आपको 4 गुणों के लिए प्रश्न आते हैं। उसके बाद अव्यय पदानी, अव्यय जहाँ पे खर्च नहीं होते, जिस पे लिंग विभक्ति वचन इसका कोई भी परिणाम नहीं होता है, ये अव्यय, इसमें ज़्यादा करके बदलाव नहीं दिखाई देते। फिर भी अव्यय कौन से आ रहे ये हमें अच्छे से पठन करना है। सबसे पहले अव्यय 3 गुणों के लिए रहते, आपको 8 प्रश्न दिए जाते, कोई भी 6 प्रश्न आपको अव्यय के लिखने पड़ते। इसमें मंजूषा होती ही है, मंजूषा मतलब शब्द सहायता के शब्द दिए जाते, उनका उपयोग आपको वाक्य रचना में करके अव्यय पदानी पूर्ण करना है। जैसे उच्चे, च, श्व, यह, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीं, अधुना, साम्प्रतिं, साम्प्रतं, यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, क्षणे, अपि, कुतः, इतस्तः, यदि, तर्हि, यावत्, तावत्। इस प्रकार के अव्यय की रचना आप यहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं। तो अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होते, जो अव्यय पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी या नपुंसकलिंगी में जो भी आप तैयार कर रहे हो उसमें कोई बदलाव नहीं लाते, ये अव्यय की रचना आपको व्याकरण विभाग में अभ्यास करना है। अशुद्धि लेखन, कोई भी वाक्य होगा उसकी जो कर्ता, कर्म और क्रिया, इसकी सही पद्धति से लेखन किया है या नहीं है, इसके लिए आपको अशुद्धि लेखन का 3 गुणों के लिए वचन, लिंग, पुरुष और लकार पर आधारित जो भी वाक्य रचना दी जाती है उसको शुद्ध करना पड़ता है। इसमें और एक है कि आपको जो शुद्ध करना पड़ता है उसके नीचे अंडरलाइन दी जाती है, तो वही आपको ठीक से शुद्ध करना पड़ता है। नीचे पर्याय रहते उसका आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। ये हो गया अ भाग का प्रथम व्याकरण विभाग। अभी अ में दूसरा पठित अवबोधनम, ये यहाँ पर समाविष्ट किया गया है। जैसे पठित गद्यांश में से जो हमें आता था प्रश्न निर्माण कुरत्व, गत वर्ष में 4 ही प्रश्न आते थे, प्रश्न निर्माण करना है, उत्तर दिया जाता है और कौन सा शब्द को आपको बदलाव करना है इसकी अंडरलाइन दी जाती है। तो आपको क्या करना है, वही शब्द को प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करके आपको अंत में प्रश्न चिन्ह निर्माण करना पड़ता है, तो लिखना पड़ता है। गत वर्ष में 4 गुणों का ये प्रश्न 1 गुण बढ़ा के 5 गुणों का कर दिया है। जो पाठ, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश आप पठन कर रहे हो उसी से संबंधित ये निर्माण होगा, तो इसीलिए आपको उसका अच्छे से अभ्यास करना है। अतिरिक्त अभ्यास के लिए आप कीम का फलक का उपयोग कर सकते हो या फिर आप उसका प्रश्न का अर्थ जान के भी प्रश्न तैयार कर सकते हो। पर्याय पदानी, ये 4 गुणों के लिए पर्याय, विशेष, विशेषण, इनके अर्थ लगाने हैं। पर्याय समानार्थी शब्द, उसको पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, ये आपको पठित गद्यांश से संबंधित आते हैं। जैसे गद्यांश या पद्यांश या नाट्यांश आप पठन कर रहे हो उसके बाद में शब्दार्थ दिए जाते हैं, उसके अंत में भी अतिरिक्त अभ्यास के लिए शब्द होते, विशेषण होते, विशेष्य होता है। इसका अगर आप ठीक से पठन करोगे तो आपको ये प्रश्न अच्छे से लिख पाओगे। भाषिक कार्य, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, इनका भाषिक कार्य उन्होंने यहाँ पर चेंज किया है, तो ये भाषिक कार्य ऊपर लिया गया है, 15 गुणों में उसका समावेश किया गया है। भाषिक कार्य में वैसे ही पर्याय के साथ भाषिक कार्य आपके सामने आ जाता है, जिसमें कर्तु, क्रिया, विशेष्य, विशेषण, पर्याय, विलोम पदानी, इस प्रकार की प्रश्न रचना आपको दी जाती है। तो ये कुल मिला के 15 गुणों का पठित गद्यांश का अ भाग में समावेश होता है। तो 15 गुण ये हो गए हमारे, 25 गुण 25 गुण हमारे व्याकरण के हो गए, तो आ भाग यहाँ पर 40 गुणों का पूर्ण हो जाता है। इस अ भाग, अभी आ भाग की तरफ हम जा रहे हैं। आ भाग में भी 40 गुण होते हैं, कुल मिला के 80 गुणों की हमारी परीक्षा ली जाती है। तो आ भाग के 40 गुण में सबसे पहले खंडात्मक मतलब गद्यात्मक खंड, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में ज़्यादा बदलाव नहीं है, गुण भी ऐसे अनसीन पैसेज के वैसे ही 10 गुण उसको रखे गए। कम से कम 80 से 100 शब्दों की मर्यादा देकर ये गद्यांश आपको अनसीन पैसेज अपठित अवबोधन दिया जाता है। इसमें 1 वर्ड आंसर रहेंगे, 1 पद उत्तरक,
कंप्लीट द सेंटेंस, पूर्ण वाक्यानुत्तरत, शीर्षक लेखन, जो पैसेज आपको दिया गया है उससे संबंधित, किससे संबंधित ज़्यादा करके लेखन उसमें है उसका शीर्षक आपको लिखना पड़ता है। अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य आपको दिया जाता है जिसमें कर्तृ पद, क्रिया, कर्तृ क्रिया, विशेष्य विशेषण, पर्याय, विलोम पदानी, ऐसे सभी का समावेश यहाँ पर किया जाता है। तो आप जैसे पहले अनसीन पैसेज को ठीक से लेखन करते थे वैसे ही आपको इसे अभ्यासपूर्ण लेखन करना है। मैं विद्यार्थियों को हमेशा बोलता हूँ कि पहले उनके प्रश्न का पठन कीजिए, फिर अनसीन पैसेज आप रीड कीजिए, जिसके माध्यम से आपको अनसीन पैसेज अच्छे से समझ में आता है और प्रश्न के उत्तर भी आपको मिल जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, 10 गुणों का प्रश्न वैसे के वैसे रखा गया है। उसके बाद आगे रचनात्मक कार्य 15 गुणों के लिए, इसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन। ठीक, इसमें आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर ये दोनों का समावेश होता है। आपको मंजूषा शब्द सहायता दी जाती है, शब्दों को अच्छे से आपको वहाँ पर लगा के पत्र लेखन पूरा आपके उत्तर पत्रिका में लेखन करना है। इसमें हर एक उत्तर के लिए आपको आधा गुण दिया जाता है, मतलब लगभग मंजूषा के बॉक्स में आपको 10 शब्द वहाँ पर मिलते हैं, उसको सीक्वेंस से आपको ठीक से लगाना है और पत्र लेखन पूरा करना है। पत्र लेखन के बाद हम जाते हैं रचनात्मक कार्य का दूसरा भाग, जिसमें चित्र वर्णन लिया जाता है। एक कोई भी चित्र आपको दिया जाता है, चित्र के नीचे मंजूषा होती है, शब्द सहायता होती है, उस शब्द सहायता के आधार पर आप चित्र वर्णन के 5 वाक्य तैयार कर सकते हो। ध्यान रहे, वाक्य अर्थपूर्ण, कर्तृ, कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया से बंधे हुए अच्छे से विभक्ति वचन का ध्यान में रख के आपको वाक्य रचना तैयार करनी है। वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अर्थपूर्ण होनी चाहिए। जिन विद्यार्थियों को लग रहा है कि मुझे चित्र बहुत कठिन जा रहा है, वो विद्यार्थी अनुच्छेद लेखन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद लेखन में भी जैसे आपको कोई पर्याय दिया जाता है, शब्द ये टॉपिक दिया जाता है, जैसे पर्यावरण से महत्व, अस्माकं विद्यालय के, मम प्रिय के, जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक से मंजूषा वहाँ पर होती है। मंजूषा के शब्द सहायता से आपको भी चित्र वर्णन में जैसे 5 वाक्य आप तैयार करते हो वैसे ही 5 वाक्य आपको अनुच्छेद लेखन में भी तैयार करने हैं। वही चित्र वर्णन के लिए जो नियम लागू होता है, वाक्य अर्थपूर्ण, सही पद्धति से लकार विभक्ति से संबंधित अच्छे से वाक्य आपको तैयार करने। इसके बाद रचनात्मक कार्य में और 5 गुण हमारे बचते, जिसका उपयोग हम हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में दिए गए वाक्य का सरल अर्थ आपको संस्कृत भाषा में बताना है। ध्यान रहे, जो वाक्य हिंदी में दिया रहता है उसका नीचे इंग्लिश में भी अनुवाद होता है। दोनों अनुवाद आपको समझ में आने के बाद उसी वाक्य को अर्थ न बदलते हुए आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। लगभग 7 वाक्य आपको दिए जाते हैं, इसमें से आपको 5 वाक्य यहाँ पर अच्छे से अर्थपूर्ण संस्कृत भाषा में लेखन करना है। इसके बाद चलते हम पठित गद्यांश के पास। मैंने शुरुआत में बताया कि अ भाग में पठित गद्यांश के 15 मार्क का समावेश किया गया है, 15 गुणों का। जो बाकी 15 गुण बचे हैं वो आ भाग में समाविष्ट किया है, जिसमें गद्यांश में 3 मार्क के लिए गद्यांश आएगा आपको, जैसे आपका बुद्धि बलवर्ती सदा या फिर बाकी जो पाठ है दूसरे, उस पाठ से संबंधित आपको प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें 3 गुण रहते हैं। इसमें एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यान उत्तरत, ये आप वहाँ पर लेखन कर सकते हो। इसमें भाषिक कार्य हमने ऊपर अ भाग में उसका समावेश देखा है, तो यहाँ पर भाषिक कार्य नहीं है, तो इसके लिए इसके गुण 5 की जगह 3 कर दिए हैं। वैसे पद्यांश जो भी आपको सुभाषिताणी है या जो भी पद्यांश आपको नाट्यांश में आते, कविता में आते, जो पाठ आपको आ रहे, कविता जो आपको आ रही है उसमें अगर श्लोका का समावेश है उसके आधार पर आपको 1 वर्ड आंसर, एक पदेन उत्तर, पूर्ण वाक्यान उत्तर यहाँ पर आपको लेखन करना है। इसमें भी भाषिक कार्य का समावेश नहीं है, तो ये भी 3 गुणों का यहाँ पे तैयार हो गया है। उसके बाद नाट्यांश, जैसे सौंदर्य प्रकृति शोभा, ये नाट्यांश क्यों
और कोई जो नाटक आपको दिया गया है जो भी पाठ से संबंधित है, उस नाटक में आपको 3 गुणों के लिए एक पदेन पूर्ण वाक्यान उत्तर यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो लगभग गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश ये 15 गुणों से हमें 9 गुणों में करके दिया है। इसके बाद जो 8 नंबर का प्रश्न हमें हमेशा आता था कि श्लोका के अन्वय या भावार्थ बताइए। सरल अर्थ या भावार्थ, इसमें क्या भाव है, ये मंजूषा के सहायता से आपको पूर्ण करना है। हर बार 2 श्लोका अन्वय के लिए आते थे। अगर अन्वय बच्चों को कठिन जा रहा है तो वो भावार्थ की तरफ जाते थे, तो भावार्थ वो पूर्ण करते थे। लेकिन यहाँ पर एक ही अन्वय और एक ही श्लोका दिए और उसमें 4 फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान रहेंगे जो मंजूषा सहायता से आपको पूर्ण करने हैं। तो यहाँ पे 2 गुणों के लिए श्लोका के अन्वय या भावार्थ आपको लेखन करने हैं। इसके बाद आपको घटनाक्रम आता है, स्टोरी सीक्वेंस। घटनाक्रम कथा लेखन के साथ, जिसमें कथाएं जो भी पाठ आप पठन कर रहे हो या नाट्यांश पठन कर रहे हो, ये कविता से नहीं होता है। इसके लिए नाटक और पाठ से संबंधित घटनाक्रम आपको ठीक से लेखन करना है। तो इसमें आपको 8 घटनाक्रम के वाक्य दिए जाते हैं। इस 8 घटनाक्रम के वाक्यों में आपको 8 घटनाक्रम के वाक्य में सीक्वेंस से सभी वाक्य लगाने पड़ते हैं। इसमें अगर एक भी वाक्य आपका गलत हो गया तो आगे का सीक्वेंस आपका बदल सकता है। इसीलिए आपको ठीक से पाठ याद करके एक एक घटनाक्रम किस प्रकार से आया है ये सोच के और जो वाक्य दिए उसका अर्थ समझ के आपको घटनाक्रम पुनर्लेखन आपको अपने उत्तर पत्रिका में करना है। इसके बाद हम देख रहे कि जो हमारे शेमोशी पाठ, शेमोशी पाठ 2 मतलब द्वितीय भाग, शेमोशी संस्कृत पाठ्य पुस्तकम का द्वितीय भाग जो है 10वीं कक्षा के लिए, इसमें कुल मिला के 12 पाठों का समावेश किया जाता है। लेकिन इसमें से 12 पाठ में से गत वर्ष में 2 पाठ ऑलरेडी हमारे परीक्षा के लिए नहीं थी, न परीक्षा कृते, तो अभी भी रिवाइज सिलेबस में इन्होंने और 3 पाठ यहाँ से निकाल दिए हैं, जो पाठ यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिख सकते हैं। प्रथम पाठ शुचि पर्यावरण, ये हमें पर्यावरण के प्रति कविताएं, काव्य रचना है जो श्लोका के माध्यम से हमें समझाई गई है, ये हमें अभ्यास के लिए है। द्वितीय पाठ बुद्धि बलवर्ती सदा, ये भी हमें बोध कथा जो चातुर कथा है, ये भी हमें इस बार अभ्यास के लिए है। इसके बाद तृतीय पाठ और चतुर्थ पाठ ये इस बार हमें अभ्यास के लिए नहीं दिए गए। तो पंचम पाठ है जननी तुल्य वत्सलाह, ये भी हमें एक मातृ भक्ति की, एक माँ की एक कहानी यहाँ पर दी है जो इंद्रदेव और ममता भरी उस सुरभि के बारे में दी गई है। ये आपको पंचम पाठ में अभ्यास करना है। सुंदर सुंदर श्लोका का, सुविचारों का जिसमें समावेश है वो सुभाषिताणी षष्ठम पाठ में हमें दिया गया है, ये श्लोका है। ओके, सप्तम पाठ में सौदारी प्रकृति शोभा नाटक है। इसमें वनराज कौन होने वाला है, कौन श्रेष्ठ है, प्रकृति में सब स्वार्थ के लिए मतलब अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसमें सभी का पशु प्राणी और पक्षियों का झगड़ा होता है और बाद में प्रकृति माता उनको समझाती है। ये पाठ सप्तम पाठ नाट्य रूप में हमें दिया गया है, इसका भी हमें अभ्यास करना है। विचित्र साक्षी एक अलग कहानी चातुर कथा है, ये भी अष्टम पाठ में समाविष्ट की गई है, इसका हमें अभ्यास करना है। अंत में नवम पाठ सूक्त, ये हमें यहाँ पर काव्य रचना में श्लोका में दिया गया है। तो इस प्रकार के कुल मिला के साल भर विद्यार्थियों को 7 पाठों का शेमोशी भाग 2 का अभ्यास ठीक से करना है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से रिवाइज सिलेबस 2020-21 2020-21 10वीं कक्षा के लिए दशम वर्गाः 10वीं कक्षा के शेमोशी पार्ट 2 का परिवर्तन इस प्रकार से हुआ है। मेरे पद्धति से मुझे लग रहा है कि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का निश्चित रूप से फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।